जय हिंद। इस वीडियो में जो हम चैप्टर पढ़ेंगे तो थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि उस चैप्टर से क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या वेटेज रहा है इस चैप्टर से। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन था भूदान ग्राम दान आंदोलन जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है किसके द्वारा शुरू किया गया था, है ना। तो ये भूदान और ग्राम दान जो आंदोलन है उसको रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है, पहले तो यही याद रखना है। इसके बाद ये शुरू किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। ठीक है, जब वो भाषण वगैरह दे रहे थे तो उसमें अब देखिए एक चीज और भी क्वेश्चन बन सकता है आपसे, जैसे कि देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले जो है रामचंद्र रेड्डी ने जो है खड़े होकर 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ जो है भूमि बांटने की पेशकश की थी। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि रामचंद्र रेड्डी ने कितने भूमि या कितने एकड़ जो है कितने लोगों को जो है बांटने की पेशकश की थी, और सबसे पहले किसने पेशकश की थी, तो ये भी पूछा जा सकता है। भूदान आंदोलन के तहत जो है रामचंद्र रेड्डी ने जो है सबसे पहले पेशकश की थी। ठीक है, अब ये भूदान आंदोलन के लिए नाम से इसीलिए जाना गया क्योंकि इसमें भूदान किया जाता था, भूमि दान की जाती थी जिनके पास भूमि नहीं होता था। ठीक है, स्टार्ट किसने किया था, तो विनोबा भावे के द्वारा, क्योंकि यही जब यात्रा कर रहे थे तो इनसे जो गरीब लोग थे उन्होंने भूमि की मांग की थी, तो ये जो रामचंद्र रेड्डी हैं ये स्टार्ट किए थे पेशकश। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आप दिया था भूदान ग्राम आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जैसे इंग्लैंड की क्रांति को रक्तहीन के क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न दिया था 11-12 वालों के जीएस में 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है उसमें फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है, तो ये क्या हो जाएगा, बागवानी कहलाती है ना। अब देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया था कि बागवानी फसलें फलों और सब्जियों के उत्पादन किए जाते हैं इसमें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न था विभिन्न देशों में स्लैश और वन कृषि के लिए प्रयुक्त नामों के लिए नीचे दिए गए कूट को सही विकल्प में चयन करना था, यानी कि सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ था, इनको मिलान करना था। तो आप देखेंगे चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो इन सबके जो है नाम जान पाएंगे। जैसे मैक्सिको को जो है वो झूम खेती को मिल्पा कहते हैं, ब्राजील वाले जो है रोका कहते हैं, वियतनाम वाले रेसेड कहते हैं, और इंडोनेशिया वाले जो है लदांग के नाम से झूम खेती को पुकारते हैं, यानी स्थानीय जो भाषा है उसमें वो लोग झूम खेती को जैसे इंडोनेशिया वाले लदांग कहते हैं। ठीक है, और वियतनाम वाले रे कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, है ना। वो मिलान कर दिया था मैंने, वैसे उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है सब अच्छे से दिया हुआ है कि कैसे झूम खेती जो होता है किस प्रकार से उसको किया जाता है, किधर देखने को ज्यादा मिलता है, इसको स्थानांतरण किस कृषि क्यों कहा जाता है, कर्तन दहन प्रणाली, यहाँ पे स्लैश एंड बर्न कृषि के बारे में जो है दिया है। और जितने भी कंट्रीज दिए थे यहाँ पे उन कंट्रियों को जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो सभी के याद हो जाएंगे। जैसे उसमें वियतनाम का पूछा था, मध्य अमेरिका का पूछा था, और भी आगे पूछा जा सकता है कि जैसे वेनेजुएला में जो है कोनुगु कहा जाता है ना, उसके बाद मध्य अफ्रीका में मशोले कहा जाता है, ये सब क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो एक बार चैप्टर गहन मतलब अच्छे से जो है पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ पे छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है इसको दीपा के नाम से जाना जाता है, तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं आगे चल के। उत्तर पूर्वी राज्यों में क्या कहा जाता है, इसको झूम खेती के ही नाम से जाना जाता है ना। फिर देखेंगे राज्य में किस नाम से सब बुलाया जाता है, ये भी जो है आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे देखेंगे मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया के नाम से जाना जाता है, आंध्र प्रदेश में पोंडू। ये जब चैप्टर आप पढ़िएगा तो अच्छे से इसको देखते हुए चलिएगा, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा नॉक कर रही हूँ आपको। ठीक है, अब ये चैप्टर आगे हम लोग पढ़ेंगे ही। जैसे देखिए यहाँ पे पूछा था 11-12 में जीएस के पेपर में, आपका जो ज्योग्राफी का उनका पेपर होता है, जिनका 11-12 में ज्योग्राफी होगा उनके सेक्शन में पूछा गया था कि इंडोनेशिया की स्थानांतरणशील कृषि कहलाती है, तो इंडोनेशिया में क्या कहते हैं, अभी देखा हमने लदांग कहते हैं, है ना। चलिए हमने देख ही लिया है तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है, तो खरबूजा, खीरा, तरबूज और ककड़ी, ये सब जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, जायद की खेती होती है, रबी और खरीफ के फसल के बीच में जो है इनको बोया जाता है। अभी देखिए आप यहाँ पे दिया है रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। वहीं पे देखेंगे आप स्पष्ट रूप से दिया था क्या क्या, तरबूज, खरबूज, खीरे, सब्जियां, ककड़ी, ये सब क्या होती हैं, जायद की खेती होती है। और ध्यान रखिएगा गन्ने की फसल तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। ये भी आपसे क्वेश्चन जो है बना है कि कौन सी फसल को जो है 1 वर्ष लगता है लगभग तैयार होने में, तो ध्यान रखिएगा गन्ने की फसल बनने में लगभग 1 महीना 1 साल जो है लग जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है, व्यापारिक फसल होता है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बना है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है, तो थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन पूछा गया, अगर याद रहेगा तो समझ आ जाएगा कि हाँ मेल कौन सा है कौन सा नहीं है। तो देखेंगे मिल्पा मध्य अमेरिका अभी हमने देखा ही था, कोनुकू मैंने अभी नॉक किया था आपको, वो वेनेजुएला में कहा जाता है, मैक्सिको में नहीं, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि मैक्सिको में अभी हमने देखा था, ऊपर में ऑप्शन में ही दिया था
है ना। लदांग किस में कहते हैं, तो इंडोनेशिया में कहते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी इसमें जो है सही मेल सिर्फ एक में है ना। कौन सा सही मेल है पूछा था, तो मिल्पा वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से पूछा था इसी इसी से कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है। तो अब भी हमने देखा मध्य प्रदेश में बेवर दहिया के नाम से जाना जाता है, पोंडू आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो ये सब क्या है, झूम खेती के ही स्थानीय नाम है। यानी कि वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग होते हैं, वहाँ के लोग जो है झूम खेती को अलग अलग जगहों पे अलग अलग राज्यों में जो है अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो इस क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है आपका झूम खेती का स्थानीय नाम था, है ना। चलिए आगे प्रश्न दिया था, सुनहरा रेशा से अभिप्राय है। यानी कि सुनहरा रेशा जो है किसे कहा जाता है, ये 1 to 5 के जनरल स्टडी के पेपर में जो है 2.0 में पूछा गया था। ठीक है, 1 to 5 के क्वेश्चन में और 6 to 8 और 9 to 10 वालों जो है सिमिलर ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब दिया था जैसे सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है, यानी सुनहरा रेशा जो है किसे कहते हैं। तो आप देखेंगे जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो स्पष्ट रूप से अच्छे से बताया गया है कि जूट जो है उसको सुनहरा रेशा कहा जाता है, जो जूट पटसन है ना। तो देखिए यहाँ पे दिया था अच्छे से बताया है कि जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग आगे पढ़िएगा इसके बारे में, डिटेल जो है क्या क्या दिया है। चलिए चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, इसलिए बस यहाँ पे आपको दिखा रही कि डिटेल कर दे रही बस, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में पूछ दिया गया था कि कौन सी जो है उड़ीसा की स्थानांतरणशील कृषि है, यानी झूम कृषि जो है उसको झूम कल्टीवेशन जो है उड़ीसा में किस नाम से बुलाया जाता है। तो अब भी हमने देखा था कि पोंडू आंध्र प्रदेश में, पोंडू या पेंटा जो है आंध्र प्रदेश में कहा जाता है, बेवार जो है मध्य प्रदेश में कहा जाता है, बेवार या दहिया के नाम से। लेकिन आप जैसे देखेंगे उड़ीसा में, तो उड़ीसा में पामाडाबी, कुमान, बारागी नाम से, बरगी नाम से जो है अभी देखे थे हमने ऊपर में, वहां पे कहा जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अब चैप्टर जो है अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसी से जो है क्वेश्चन बने हैं तो और जरूर जरूर बनेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब बनते हैं तो प्रीवियस ईयर चैप्टर से क्यों नहीं बनेंगे, है ना। अब देखिए क्वेश्चन था अगला कि वर्ष देखिए अभी जब ये 2023 में एग्जाम हुआ था, फिर ये डेटा क्यों पूछा गया था कि 2019 से 20 में भारत के किस राज्य ने मूंगफली के सबसे अधिक उत्पादन किए हैं। सोचिए 2023 में आपने एग्जाम दिया और पूछा क्या जा रहा है आपसे 2019 और 2020 का डेटा, इसलिए पूछा गया था आपसे ये डेटा। फिलहाल तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, इसलिए डेटा ये पूछा गया था क्योंकि बुक में जो है वहां पे डेटा अवेलेबल नहीं था आपके पास 2023 का। तो इन्होंने क्या किया था, वही जो है आपको कंफ्यूजन ना हो और आप जो है आरटीआई ना लगाएं या कहे नहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इसने क्या किया था 2019 और 20 का ही डेटा पूछ दिया था। और गुजरात में तो देखेंगे मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य उस समय रहा था, है ना। तो उसका आंसर गुजरात हो जाएगा। ठीक है, तो वो मतलब देख रहे हैं आप बुक से कैसे क्वेश्चन जो है छापे गए हैं, एकदम समझिए उठा के क्वेश्चन जो है डाल दिए गए, है ना। अगला प्रश्न था कृषि रिपोर्ट। अब सोचिए यहाँ पे भी आप ध्यान देंगे थोड़ा सा कि 2017 की रिपोर्ट आपसे पूछी जा रही है, जबकि एग्जाम कब दे रहे हैं आप 2023 में दे रहे हैं। तो सोचिए कितने हाई लेवल पे जो है क्वेश्चन बनाने वाले ने क्वेश्चन को छापा है इस बुक से। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया था कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में उत्पादन का दूसरा बड़ा देश है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको कपास, है ना, क्योंकि 2017 के हिसाब से आप यहाँ पे देखेंगे स्पष्ट मेंशन किया हुआ था कि भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। सिंधु सभ्यता की वजह से हम लोग जानते हैं कपास उत्पादन के लिए भारत जाना जाता है ना। अब देखिए यहाँ पे दिया था 2017 के अनुसार बताया था कि कपास उत्पादन में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है, और यही जो है उठा के क्वेश्चन बनाया गया था। सोचिए डेटा तक चेंज करने के, यानी कि उन्होंने नहीं देखा कि 2023 का पूछ देते हैं, 2023 में एग्जाम लिए और 2017 का डेटा जो है उन्होंने पूछा था आपसे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे था किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार क्या क्या किए गए थे। तो आप ये जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जब हमारा देश आजाद होता है उसके बाद जो है कृषि सबसे महत्वपूर्ण एक रहती है, प्रबंधन करना, चकबंदी वगैरह करना, ये सब करना, ताकि जो है भूमि का जो है अच्छे से वो किया जा सके, बंटवारा वगैरह किया जा सकते। तो भूमि सुधार तो हुआ ही हुआ था किसानों के लिए, ग्रामीण बैंकों का भी निर्माण किया गया था, और किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो भी है ये चलाया गया था। जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो ये तीनों जो है आपको मिल जाएंगे, इसके साथ और भी मिलेंगे आपको, एक ही जगह पे है जो मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है, जैसे देखेंगे श्वेत क्रांति वगैरह भी दिया गया है कि कैसे जो है हरित क्रांति स्टार्ट होता है, उसके बाद हम लोग जो है भूमि सुधार पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ दिया हुआ है
भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड जो है स्टार्ट करता है, फिर आपको ग्रामीण बैंक की जो है सहकारी बैंक की समितियों की ये सब स्टार्ट किए जाते हैं, ठीक है। भूमि सुधार के लिए कई तकनीक जो है भूमि विकास कार्यक्रम जो है 1980 से लेकर 90 के दशक में स्टार्ट किया जाता है। तो अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भूमि विकास कार्यक्रम जो है कब से शुरू किया जाता है, तो 1980 से लेकर 1990 के बीच में स्टार्ट किया जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोग ये चैप्टर जब पढ़िए ना, इतने सारे क्वेश्चन अगर एक चैप्टर से बन रहे हैं तो आप थोड़ा गौर से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। गन्ना, अब ये देखिए यहाँ पे पूछा गया था गन्ना उत्पादन में भारत विश्व के किस स्थान पे है, तो इसमें हो जाएगा दूसरे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी जो है इसी चैप्टर से उठा के पूछा गया था, क्योंकि ये मेंशन किया हुआ था यहाँ पे कि ब्राजील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है। और ये गन्ना जो है चीनी, गुड़, खांडसारी ये सब बनाने में या सीरा बनाने में उत्पादित किया जाता है। वहीं पे ये भी बताया था कि जो राज्य हैं वो कौन से लेवल पे हैं आपके गन्ना उत्पादित करते हैं, है ना। तो देखिए कितने हाई लेवल पे जो है आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है, क्यों। आप देखेंगे 2023 में जो है आपका संयुक्त राष्ट्र ने मिलेट वर्ष घोषित किया था मोटे अनाज के लिए, है ना। तो उसमें जो है ये पूछा गया था कि अभी अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भविष्य की फसल किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा मोटे अनाज को कहा जाता है। मोटे अनाज को चमत्कारिक अनाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारा पोषक तत्व जो है पाया जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा सूखे हुए स्थल पे भी जो है इसको उगाया जा सकता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में जो है पोषक आपको देखने को मिलेंगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न था आपके सामने। अब देखिए मोटे अनाज के बारे में कैसे डिटेल में यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है ना, कि कितने जो है इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं, मिलेट्स क्या क्या इसमें फायदे होते हैं, ये सब चीजें आपको जब आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। और वो भी देख लेंगे कि कौन से राज्य जो है अपर लेवल पे इसको उत्पादित करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं नोट करना चाहूंगी कि ये भी थोड़ा सा अभी पढ़ लीजिए, क्योंकि आगे क्वेश्चन ये मिलेगा आपको कि बाजरा में जो है सबसे नंबर 1 पे उत्पादित राज्य कौन कौन से हैं, तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यही क्वेश्चन जो है, अच्छा एक भी चीज और क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, एक क्वेश्चन ये भी बना था कि मोटे अनाज में शामिल किया जाता है, ये आपको स्टेट के एग्जाम में, बीपीएससी के एग्जाम में, बीपीएससी टीचर के एग्जाम में सब में पूछा गया था क्वेश्चन। आपको देखेंगे कि मोटे अनाज में जो है किसको किसको शामिल किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा बाजरा हो गया आपका, रागी हो गया, ज्वार हो गया, ये सब जब आप ये चैप्टर पढ़ना ना, देखो यहाँ पे तो वो भी, ये भी जो रागी भी है ना शुष्क प्रदेशों में जो है, शुष्क प्रदेशों की फसल है, जैसे कि आपने देखा था ना मोटे अनाज में जो शुष्क में भी उत्पादित हो जाता है। तो सारे डिटेल जो है इसमें दिए हुए हैं, तो आप लोग चैप्टर जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन इससे बहुत बने हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया था वही कि सर्वाधिक राज्य में जो है किस राज्य जो है, कौन सा राज्य जो है आपका बाजरा उत्पादित करता है, तो अभी हमने देख ही लिया राजस्थान था, है ना। देखिए ये पूछा गया था 1 to 5 वालों के जीएस सेक्शन में। अगला प्रश्न है आपके सामने, उत्तर भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम है, तो ये हो जाएगा अमन, साली और अगहनी। अभी ऊपर हम जब पढ़ रहे थे ना गेहूं के बारे में, उसमें आप देखेंगे वहां पे ऊपर में ही नाम दिया हुआ था, मैं वहां नोक नहीं किया आपको, वहां पे देखिएगा आप दिया हुआ है साली और अगहनी नाम जो है आपको मेंशन मिल जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया था आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा की मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है, पूछा था। जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे ना तो उसमें दिख जाएगा आपको कि चावल जो है कहाँ उत्पादित होता है भारत में, उत्तरी गंगा मैदान में, है ना। तो यानी गंगा का मैदान ये पूछ रहा था आपसे, कृषि जलवायु प्रदेश में मध्यवर्ती गंगा। तो जब ये देखेंगे आप तो आराम से समझ जाएंगे कि जो उत्तरी मैदान गंगा हमारा बना है वो गंगा और उसकी सहायक नदियों से बना है, ठीक है। 43% लगभग हमारे जो है भारत में गंगा मैदान की जो है जलोढ़ मिट्टियां पाई जाती हैं, है ना। उसके बाद देखेंगे 2 से अधिक राज्यों में है, ये तो पता ही है कि गंगा का जो मैदान है 2 से अधिक राज्यों में फैला हुआ है। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। जब आप धान की खेती पढ़ोगे तो उसमें आराम से दिख जाएगा आपको कि वहाँ चावल होता है, और वो उसके लिए क्या चाहिए होता है, 100 सेंटीमीटर से अधिक जो है वर्षा की जरूरत पड़ती है उसको, 75 सेंटीमीटर तक गेहूं के लिए और 100 सेंटीमीटर तक जो है आपको चावल। देखेंगे यहाँ पे जब चैप्टर पढ़ेंगे ना आप, ये वाला देखिए यहाँ पे दिया ना कि 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए होता है, आप ये कहाँ पे उगाते हैं ये भी आपको सब कुछ जो है अच्छे से मिल जाएगा, है ना। खरीफ फसल के बारे में भी और चावल के बारे में भी जो है उसके बाद आप देखेंगे अच्छे से बताया गया है कि चावल उत्तर पूर्वी मैदानों के तटीय क्षेत्रों में डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। तो अब जब चैप्टर पढ़ोगे तो सब जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना।
चलिए तो हम यहाँ से अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो एग्जाम्पल थे कुछ मैंने वो दे दिए हैं, और भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि मैंने बताया मोटे अनाज में कौन कौन से आते हैं। ये सब क्वेश्चन जो है आपसे बने हैं एग्जाम में, तो आप लोग जरूर इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, अध्याय 4 पढ़ेंगे। दिख रहा होगा आपको, कृषि यानी कृषि कौन करता है, किसान करते हैं। तो आपको दिख रहा है ये किसान ने जो है हल पकड़ रखा है और इसका इमेज दिया गया है, यानी कि चैप्टर जो है ये किसानों पे और कृषि पे जो है संबंधित होगा, और इसी को विस्तृत जानकारी में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लोग लाइक जरूर किया करें, ठीक है। क्या है, कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। तो आप सभी को पता है कि भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है ना। बिहार भी एक कृषि प्रधान राज्य है, उत्तर प्रदेश भी है। तो बहुत सारे राज्य भी कृषि प्रधान राज्य हैं, और आपके भारत को ही कहा जाता है कृषि राज्य प्रधान देश, ठीक है, याद रखिएगा। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है, यानी कि 2/3 यानी कि 66% जो है आपको देखने को मिलेगा कि जनसंख्या जो है भारत की वो किस पे डिपेंडेंट है, यानी संलग्न है, यानी उसमें सम्मिलित है कृषि कार्यों में, ठीक है, यानी कृषि करती है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। तो अब पूछा जाए आपसे कि कृषि कौन सी क्रिया में आता है, तो ये प्राथमिक क्रिया में आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो हमारे देश के लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्न यानी कृषि किसका किया जाता है, खाद्य पदार्थों का। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। तो आप सभी को पता है कि कच्चा माल भी कृषि के द्वारा ही पैदा किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है। तो आपको सभी को पता है ये बागवानी फसलें होती हैं, जो व्यापारिक फसलें होती हैं। चाय, कॉफी, मसाले, इनसे हम आर्थिक लाभ भी बहुत कमाते हैं, है ना। अब देखिए, कह रहा है कि क्या आप कृषिगत कच्चे मालों पर आधारित कुछ उद्योगों का नाम बता सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे और बताएंगे भी, आगे मिलेगा भी। अब चलिए, यहाँ पे कृषि जब पढ़ रहे हैं तो कृषि के प्रकार क्या हैं ये देखते चलेंगे। तो टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। तो पहले जिस प्रकार से कृषि की जा रही थी प्राचीन भारत में, वैसे आज नहीं होता है। आज थोड़ी ना थोड़ा बहुत टेक्निकल ये सब चीजें जो है यूज की जाती हैं। तो क्या है, परिवर्तन तो सार्थक हुआ ही है। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्य खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार की कृषि तंत्र अपनाए गए हैं। तो भारत के में ही देखेंगे कई तरह के कृषि अपनाए जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कौन से हैं ये। तो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि है। तो सबको पता है कि मैक्सिमम जो होता है जीविकोपार्जन कृषि के द्वारा ही लोगों का होता है। इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है, यानी कि जीविका निर्वाह, यानी कि उस पे जीवन का जो है कृषि से ही उनका जीवन का निर्वाह होता है, ठीक है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, दाव और खुदाई करने वाली छड़ों तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती थी। तो आप सभी को पता है कि पहले क्या होता था, बैल घाती वो हलवा वो सॉरी बैल हो गया आपका, हल हो गया, लकड़ी के हल होते थे वो। उसके बाद खुदाई करने वाली आपको कुदाल हो जाता है, फावड़ा हो जाता है। ये सब चीजें क्या है, उनसे क्या होता था, खेती की जाती थी। और कौन करते थे, मानव श्रम क्या किया करता था, यानी कि मानव समुदाय करता था। और मिल के भी लोग कृषि किया करते हैं सब एक घर में। इसके बाद है, इस प्रकार की कृषि प्रायः मॉनसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थिति की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। तो आज भी आप लोगों को पता है, जैसे कि कहा जाता है कृषि मॉनसून का जुआ है। क्यों, क्योंकि जब बारिश होगी तभी जो है कृषि होगा, और अच्छे से अगर नहीं होगा बारिश किसी साल तो वो क्या होगा, पैदावार जो है खराब हो जाता है। तो कृषि को मॉनसून का जुआ भी माना जाता है, ठीक है। आगे दिया है, यह कर्तन दहन प्रणाली स्लैश एंड बर्न कृषि है। किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान क्या करता है, उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाता है, यानी कि एक जमीन पे जो है उसने कृषि किया। अब देखा यहाँ उर्वरकता जो है कम हो गई है, तो वो दूसरे कृषि पे जो मतलब
दूसरे खेत पे चला जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं और किसी के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, कुछ दिन ये छोड़ देते हैं ना, तो उस पे जो है उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है मिट्टी की। उसके बाद देखेंगे, चूंकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते, इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है। तो सिंपल सी बात है, कुछ दिनों के लिए जो है इन्होंने छोड़ दिया, तो वहां उत्पादन नहीं हो पाया, तो उत्पादकता में क्या होगी, कमी होगी, है ना। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो जो ये एक बार खेती किए, फिर उसमें उर्वरक जो है कम हो गया, तो हमने क्या किया, उसको छोड़ दिया, फिर दूसरे टुकड़े पे चले गए जमीन पे। तो इस टाइप की खेती को अलग अलग नामों से हर राज्यों में जो है जाना जाता है। तो क्या किस नाम से जाना जाता है, तो भी देखते हैं। जैसे देखेंगे, उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कहा जाता है। तो झूम खेती कल्टीवेशन जो है आपका कहाँ देखने को मिलता है, कहा जाता है इसको, तो उत्तर पूर्वी राज्यों असम और आपके मिजोरम और नागालैंड में। तो ध्यान रखिए, यही है कि परती छोड़ देना, फिर उसको दूसरे टुकड़े पे उगाना, फिर आपको आना, तो फिर इस जमीन पे जो है उगाते हैं ये लोग, तो उसी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए, मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, झूम खेती को ही मणिपुर में क्या कहा जाता है, पामलू। ये क्वेश्चन कई बार बना है कि झूम खेती देखने को कहाँ मिलता है, तो आपको याद रखना है असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। झूम खेती को ही पामलू के नाम से कहा जाना जाता है, तो मणिपुर में जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे क्या कहा जाता है, दीपा कहा जाता है। ठीक है, झूम खेती को। आगे दिया है, झूम कर्तन दहन प्रणाली स्लैश एंड बर्न कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है। अब देखेंगे, बीपीएससी टीचर का एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछा गया था कि मध्य अमेरिका में झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है, तो वो क्या था, मिल्पा। वहीं देखेंगे, वेनेजुएला में यानी कि दक्षिणी अमेरिका में कोनुकू कहा जाता है, कोनुकू। ठीक है, तो ये क्या है, वेनेजुएला में है। ब्राजील में इसको क्या कहा जाता है, रोका कहा जाता है। ये सब झूम खेती के नाम है, अलग अलग देशों में जो है अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, जैसे गंगा को पद्मा कहते हैं ना, इसी टाइप से। तो ब्राजील में रोका कहा जाता है। वहीं पे देखेंगे, मध्य अफ्रीका में मशोले, इंडोनेशिया में लदांग कहा जाता है और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। तो एक बार इसको और पढ़ दूंगी क्योंकि ये क्वेश्चन बना था अभी एग्जाम में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि झूम खेती को जो है कर्तन दहन प्रणाली जो है कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है। तो ठीक है, मो ठीक है, मैक्सिको, मध्य अमेरिका, मिल्पा। वेनेजुएला में कोनुको कहते हैं, तो वेको ऐसे याद रख लीजिएगा, कोवे या बेको ऐसे याद रख लीजिएगा, बेनोको ऐसे करके याद रख लीजिएगा, तो याद हो जाएगा कि वेनेजुएला जो है कोनुको कहा जाता है। ब्राजील में इसे क्या कहा जाता है, रोका कहा जाता है ना। मध्य अफ्रीका में इसे मसोले कहा जाता है, तो मध्य अफ्रीका में मसोले। ठीक है, अब मध्य अमेरिका में मिल्पा। ठीक है, इंडोनेशिया में क्या कहा जाता है, तो लदांग कहा जाता है। ठीक है, इंडोनेशिया, लदांग। और वियतनाम में रे के नाम से झूम खेती को जाना जाता है, तो नाम रे। ठीक है, अगर किसी का नाम नहीं है तो रे इधर आ, तो ऐसे बुलाते हैं ना, तो ऐसे याद रख लीजिएगा कि वियतनाम में आपको झूम खेती को रे के नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, आगे चलिए। भारत में यह भी भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है। जैसे देखेंगे, मध्य प्रदेश में झूम खेती को वेवर या दहिया कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बेवर या दहिया कहाँ कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में इसी झूम खेती को पोंडू के नाम से जाना जाता है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अथवा पेंडा ओडिशा में, पामाडाबी या कोमान या बारीगा पश्चिम घाट में, कुमारी दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, वालरे या वाल्टरे। ठीक है, उसके बाद हिमालयन क्षेत्र में खिल, झारखंड में क्या कहा जाता है, झूम खेती को कुरुआ कहा जाता है। और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम खेती के नाम से ही जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर पूर्वी प्रदेशों में हमने देखा ही था असम वगैरह को, तो उसमें क्या जानते हैं, झूम खेती के नाम से। वहीं पे पूछा जाए झारखंड में जो है झूम खेती को किस नाम से पुकारा जाता है, तो कुरुआ के नाम से। उसके बाद पूछा जाए कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, तो वालरे या वाल्टरे के नाम से जाना जाता है झूम खेती को, ध्यान रखिएगा ये वाला, है ना। उसके बाद पूछा जाए आंध्र प्रदेश में, तो पोंडू
अथवा पेंडा के नाम से जो है आंध्र प्रदेश में जाना जाता है। ओडिशा में किस नाम से जाना जाता है, तो पामा डाबी या कुमान या बारीगा, यानी कि ये तीनों नाम जो है किस झूम खेती का ही है, ओडिशा में जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बेवर या दहिया किस में जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश में। और बिहार में झूम खेती के ही नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए झारखंड में कुरुआ। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन जो है बने हैं उससे। अब ये देखिए कैसे जो है खेती की गई है ये बताया जा रहा है। और खेती करके क्या होता है, जो उसके अपशिष्ट होते हैं उसको जला दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए उसको कहा जाता है स्प्लैश एंड बर्न। चलिए आगे दे रहा है ये, तो इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। तो रीझा असम में डिफू के बाहरी क्षेत्र में अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है। यानी रीझा एक लड़की है जो असम के डिफू में रहती है। ठीक है, वह अपने परिवार के सदस्यों द्वारा एक भूमि के टुकड़े पर उगी वनस्पति को काटकर व जलाकर साफ करते देखकर आनंद का अनुभव करती है। वह प्राय परिवार के सदस्यों के साथ बांस के नाले द्वारा झरने से पानी लाकर अपने खेत को सिंचित करने में सहायता भी करती है। वह अपने परिस्थान से लगाव रखती है और जब तक संभव हो यहाँ रहना चाहती है। उसको अच्छा लगता है, परंतु इस छोटी बच्ची को अपने खेत में मिट्टी की घटती उर्वरता के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जिसके कारण उसके परिवार को अगले वर्ष नए भूमि के टुकड़े की तलाश करनी होगी। तो यही है कि नए भूमि की तलाश करते हैं, इसी को तो झूम खेती कहते हैं ना। अब ये कह रहा है कि क्या आप बता सकते हैं कि रीझा का परिवार किस प्रकार की कृषि कर रहा है, तो सिंपल झूम खेती कर रहा है वो। क्या आप उन फसलों के नाम बता सकते हैं जो इस प्रकार की कृषि में उगाए जाते हैं, तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को पता ही होगा। जो आप झूम खेती है इसमें क्या करेंगे, वही अपने खाद्य उद्यान को जो उत्पादित करते हैं। अब कह रहा है गहन जीविका कृषि। ठीक है, तो देखते हैं। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। अब मान लीजिए कोई क्षेत्र है वहां पे जनसंख्या ज्यादा है, जैसे उत्तर प्रदेश में, तो वहां पे गहन खेती करनी पड़ेगी। अमूमन जो है 2 प्रकार के रबी और खरीफ फसल का जो है उत्पादित किया जाता है। लेकिन जहां पे जनसंख्या का दबाव अधिक होता है वहां पे एक साल में 3 प्रकार की खेतियां कर ली जाती हैं। बीच में छोटे समय अंतराल वाले फसल उगा लिए जाते हैं, जैसे देखेंगे आप जायद फसल कहते हैं जिसे, है ना। तो खीरा ककड़ी आपका तरबूज वगैरह ये सब क्या किया जाता है, उगा लिया जाता है। इसी को गहन खेती कहा जाता है। ठीक है, यानी एक ही स्थल से अनेक प्रकार के जो है थोड़ी सी उसमें जो है आर्थिक लाभ ज्यादा हो जाता है ना। तो उसी को कहा जाता है गहन खेती। और ये कहाँ देखने को अक्सर मिलेगा, जहाँ जनसंख्या का दबाव अधिक होगा। यह श्रम गहन खेती है जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का भी प्रयोग किया जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा एक छोटे से जमीन में ज्यादा से ज्यादा गेहूं या चावल या कुछ भी जो है उपजाया जा सके, ताकि वहाँ की जनसंख्या जो है उनका मतलब जितना भी आपूर्ति हो खाद्यान्न का वो हो सके। ठीक है, क्या आप भारत के कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां इस प्रकार की खेती की जाती है, तो हम अभी देखेंगे। भू स्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है। तो आपको पता ही है कि जोतों का आकार जो है दिन प्रतिदिन छोटा होता जा रहा है, क्योंकि मान लीजिए किसी के पापा के पास 1 कट्ठा जमीन थी, उनके 2 बेटे हुए। ठीक है, अब 2 बेटे होंगे तो ये इनके पापा के बाद इन 2 बेटों में बटी, तो वो 1 कट्ठा क्या हो गई, आधा कट्ठा इसको मिला, आधा कट्ठा इसको मिला। अब क्या हुआ, इन दोनों से भी क्या हुआ, 2 2 बेटे हो गए। तो अब क्या होगा, ये आधा भी 2 भाग में बढ़ गया, ये आधा भी 2 भाग में बढ़ गया। ऐसे क्या हो रहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है जोतों का आकार जो है घटता जा रहा है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब देखिए आगे कह रहा है, और किसान के पास जो है वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं। अतः कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव होता है। तो सिंपल सी बात है, अब जमीन कम हो गया तो वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा, इसलिए वो क्या चाहता है कि कैसे भी जो है बीज वगैरह जैसे भी हो हाई यील्ड बीज यूज करे या उसमें खाद यूज करे, लेकिन पैदावार की जो है संख्या को बढ़ा सके, है ना। वाणिज्यिक कृषि क्या कहलाता है, तो इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु ओडिशा में यह एक जीविका का फसल है, यानी कि जीने के लिए ओडिशा में जो है चावल की खेती की जाती है।
ठीक है। अगला दिया है, क्या आप उन फसलों के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं जो एक प्रदेश में वाणिज्यिक फसल के रूप में और दूसरे प्रदेश में जीविका के फसल के रूप में उगाई जाती है। ठीक है। आगे देखते हैं रोपण कृषि। ठीक है। तो रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है, तो ध्यान रखिएगा रोपण कृषि को भी एक प्रकार का वाणिज्यिक खेती कहा जाता है। ठीक है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्रों में एकल फसल बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ इंटरफेस है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है। ठीक है। जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। तो ध्यान रखिएगा रोपण कृषि में थोड़ा सा श्रम और पूंजी की ज्यादा लागत होती है। ठीक है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। तो ध्यान रखिएगा रोपण विधि से जो भी माल उत्पादन होता है वो कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। तो ध्यान रखिएगा कच्चे माल भी उगाया जाता है कृषि से, पहला ही सवाल था ऊपर में, है ना। आगे है आपका, ये थोड़ा सा इमेज भी रख देती हूँ यहाँ पे। चलिए, भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं, यानी वाणिज्यिक फसलें हैं ये। ठीक है। कैश क्रॉप इसे कहा जाता है। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में काफी वहां की मुख्य रोपण फसलें हैं, चूंकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है। अब ध्यान रखिएगा मतलब क्यों करते हैं ये रोपण कृषि में जो है आपकी वाणिज्यिक फसलें क्यों उपजाई जाती हैं, ताकि जो है इसको बेचा जा सके, है ना। तो वही चीज ये दे रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में जो है चाय, कॉफी, रबड़ और गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें कहाँ पे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। कहाँ पे? असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में काफी वहां की मुख्य रोपण फसलें हैं। ठीक है। ये पूछा जाता है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में जो है ये पूछे जाते हैं। अब देखिए ये क्या है, भारत के दक्षिणी भाग में केले की रोपण कृषि। दक्षिणी भाग में आप केरल में देखेंगे बहुत सारा जो है केला उपजाया जाता है, तो दक्षिणी भारत में आप प्रायद्वीपीय भारत में देखेंगे तो केला भी क्या है वाणिज्यिक फसल के रूप में जाना जाता है। वहां पे रोप बेचे, मतलब वाणिज्यिक यही होता है कि डायरेक्ट उसको तोड़े, उपजाए और तोड़े और जाके मार्केट में उसको सेल आउट कर दिए। आर्थिक दृष्टि से थोड़ा सा अच्छा होता है। ठीक है। आगे कह रहा है कि इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, क्योंकि बाजार में क्या करना होगा, जाके बेचना होगा, और बेचने के लिए क्या चाहिए, परिवहन भी एक अच्छा होना चाहिए। अगर परिवहन की व्यवस्था नहीं है तो आप कहाँ से जा पाएंगे मार्केट में, मंडी तक बेचने के लिए, है ना। आगे दिया है शस्य प्रारूप। तो देखते हैं, भारत अब आपने भारत की भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया है। ये देश में कृषि पद्धति और शस्य प्रारूपों में प्रतिबंधित होता है। इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। भारत में 3 शस्य ऋतु होती हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन सी। तो आप देखेंगे मैक्सिमम जो है आपका अनुमान रबी और खरीफ फसल, और उसके बीच में रबी और खरीफ के फसल के बीच में जो समय मिलता है उसमें जायद फसलें जो है उपजाई जाती हैं। तो पूछा गया था एक बार क्वेश्चन की जायद फसलों में कौन कौन से आते हैं, तो आगे जो मिल रहा है उसको देखते चलिएगा। ठीक है। दिया है रबी फसल के बारे में। तो रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है, यानी रबी फसल जो होता है उसका बुआई कब की जाती है, तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। ठीक है। तो लगभग 4 महीने का मिलता है, तो आप ये याद रख लेते हैं अगर कि बोया कब जाता है, तो कटाई आप याद रख लेंगे, है ना, मिल जाएगा आपको ऑप्शन में। आगे दिया है रबी फसल में गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों कुछ मुख्य रबी फसलें हैं। तो आपको याद रखना है कि जौ, मटर, चना और सरसों क्या है, रबी की फसलें हैं। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं, उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। आगे देखते हैं, रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य है। देखिए मैंने इस साल की जो रिपोर्ट है ना उसकी मैंने डाल दी है कि कौन सी फसल में जो है कौन सा राज्य आगे है। ठीक है। तो वो देख लीजिएगा, वीडियो डाला है चैनल पे, हाल ही फिलहाल मैंने डाला था उसको। आगे दे रहा है, रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती हैं। तो ध्यान रखिएगा ये जो आपका पश्चिमी विक्षोभ है ये भूमध्य सागर से आने वाली है, वो ये क्या करती है, शीतोष्ण में जो है वर्षा कराती है, और ये रबी फसलों के लिए फायदेमंद होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
आगे है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी उपयुक्त रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक रहा था। तो आपको पता है गेहूं में जो रहा था हरित क्रांति की गई थी, तो पंजाब हरियाणा जो है ज्यादा इसका लाभान्वित हुए थे, है ना। और बोरलॉग को हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। वहीं पे भारत में किसको कहा जाता है, ये आप लोग जरूर बताइएगा, है ना। और हरित क्रांति का जो आपने हाई एल्ड बीज यूज किया था ना, हाई एल्ड सीड, वो जो है आपका सबसे पहली बार जो उपयोग किया गया था मैक्सिको में किया गया था, ठीक है। और गन्ना उत्पादन के लिए कौन सा देश जाना जाता है, तो स्पेन जाना जाता है। सबसे पहले गन्ना वहीं पे स्पेन में उत्पादित किया गया था। चलिए आगे है क्वेश्चन। कभी कभी ये भी बनता है कि हरित क्रांति से सबसे ज्यादा किस फसल को फायदा हुआ था, तो याद रखिएगा गेहूं को हुआ था। आगे है खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मॉनसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। अब खरीफ फसल के बारे में ये बताया जा रहा है कि खरीफ फसल जो है कब बोई जाती है, तो मॉनसून के आगमन यानी कि जून में जो है 1 जून को आपका केरल में एंटर कर जाता है मॉनसून, ठीक है। तो मॉनसून के आगमन के साथ बोया जाएगा और सितंबर अक्टूबर में देखेंगे आप जो लौटती हुई मॉनसून होती है, अक्टूबर से नवंबर से लौटने लगती है, उस समय खरीफ फसल को जो है काट लिया जाता है। ध्यान रखिएगा लौटती हुई मानसून से सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, तो तमिलनाडु में होती है अक्टूबर नवंबर के समय में, कोरोमंडल तट पे। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुर यानी कि अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल है। अब आपको यहाँ यह याद रखना है कि कौन कौन सी फसल जो है आपकी खरीफ फसल में आती है, तो एक बार और पढ़ दूंगी इसको, ठीक है। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुअर या अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन कहाँ है, ये खरीफ फसलें हैं। ध्यान रखिएगा कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि खरीफ फसलें नहीं है, ऑप्शन में रहेगा ये। तो देखिएगा आप लोग सावधानी पूर्वक, अगर आपको याद रहेगा तो आप समझ जाएंगे, है ना। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र में, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। तो आप लोगों को पता है बिहार की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है, चावल है ना। दूसरे नंबर पे आपका गेहूं आता है। चलिए आगे देखते हैं। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। असम, पश्चिमी बंगाल और ओडिशा में धान की 3 फसलें हैं, आस, अमन और बोरो बोई जाती हैं। ध्यान रखिएगा ये जो है क्वेश्चन बना था कि धान की फसलों को अन्य नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन में था औस, अमन, साली, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये जो है किसके नाम है, ये आपके किसके नाम है, धान की, ठीक है। देखिए यहाँ पे धान की 3 फसलें आश, अमन और बोरो बोई जाती हैं, ये बताया ना। चलिए याद रखिएगा वो नाम जो है आपका क्वेश्चन बना था अभी एग्जाम में, ठीक है। आगे है रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। अब पूछा जाए कि जायद जो है किसे कहा जाता है, तो आप देख लिए यहाँ पे कि रबी और खरीफ फसल जो होता है ना, उनके जो उपजाने का ऋतु है उनके बीच में जो समय मिलता है, उसमें ग्रीष्म ऋतु में, उसमें क्या किया जाता है, जायद फसल को उपजा लिया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया जायद फसल किसे कहते हैं, ठीक है। अब जायद जो है कौन से हैं, तो जायद ऋतु में हमने मुख्यतः क्या उगाते हैं, तो तरबूज, खरबूज, खीरे, सब्जियां और चारे की फसलों की खेती की जाती है। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लगता है, ये वाणिज्यिक फसल है, ध्यान रखिएगा। और गन्ना जो है लगभग 1 साल में तैयार होता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वो धान के जो 3 प्रकार थे ना, बोरो, अमन, साली, औस, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। वो क्वेश्चन बना हुआ है। मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और खाद्यान्न फसल उगाई जाती हैं। तो सिंपल सी बात है, जैसे काली मिट्टी में कपास बहुत अच्छा होता है, जलोढ़ मिट्टी में चावल, गेहूं बहुत अच्छे होते हैं खाद्यान्न उत्पादन। तो ये सब चीजें क्या है, जहाँ पे काली मिट्टी पाई जाएगी वहाँ कपास अच्छे उत्पादित होंगे, जहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी वहाँ चावल, गेहूं वगैरह होंगे, है ना। तो यही चीज वो कहना चाह रहा है। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें क्या क्या है, तो चावल है, गेहूं है, मोटे अनाज है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दालें, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट इत्यादि हैं। तो भारत की मुख्य फसलें यही हैं, जो मैक्सिमम लोगों के भी मुख्य फसलें होती हैं। पर हमारे भारत में जो है खाद्यान्न फसलें जो है प्रायोरिटी बेस में पहले आती हैं, ठीक है। अब देखिए चावल के बारे में देख रहे हैं, देखिए ये चावल जो है उपजाया गया है, ठीक है, मतलब ये लगाया गया है, ये बड़ा होगा तो चावल बन जाएगा। मतलब
चावल आप समझ ही रहे होंगे। भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न क्या है? चावल खाते हैं लोग। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल का उत्पादन करता है। तो ध्यान रखिएगा, चावल का उत्पादन जो है सबसे ज्यादा कौन करता है? चीन करता है। ठीक है, अब ये देखिए क्या दिया है यहाँ पे, ये आपको बताया है कि प्रमुख क्षेत्र और गौण क्षेत्र, है ना, चावल के उत्पादन में। ठीक है, तो ये वाला रीजन देखेंगे आप, मैक्सिमम जो है चावल उत्पादित करते हैं। पश्चिम बंगाल भी आप लोगों को पता ही है चावल के उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है ना। यहाँ पे भी देखिए उत्तर प्रदेश हो गया आपका, बिहार झारखंड हो गया, ये सब में चावल उत्पादित किए जाते हैं और हल्के फुल्के तौर पे जो है यहाँ किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको दिख गया होगा ये। चलिए आगे देखते हैं। भारत क्या है? दूसरे नंबर पे चावल का उत्पादन करने वाला देश है। यह एक खरीफ फसल है। तो चावल क्या है? एक खरीफ फसल है। अभी हमने देखा था खरीफ फसल के नाम, उसमें चावल भी था, जिसे उगाने के लिए उच्चतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, अधिक आर्द्रता 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए। यानी आर्द्रता बना रहे तो उसके लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए आपको, और 25 सेंटीमीटर सेल्सियस से ऊपर जो है तापमान उसके वहां रहना चाहिए, जो कि चावल यानी खरीफ फसल के लिए जो होता है उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, आवश्यक है। कम वर्षा क्षेत्र वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। तो जहां कभी वर्षा कम होगी वहां पे सिंचाई के थ्रू हम लोग उगा सकते हैं। अब देखिए ये जो है धान वहां पे बोया गया था, अब कटाई के समय जो है देखिए कुछ ऐसा दिखता है, कितना सुंदर प्यारा सा दिख रहा है ना, सो ब्यूटीफुल। चलिए अब ये चीज देखेंगे, मैदान में कटाई के लिए तैयार चावल की फसलें। तो धान बन गया है, अब ये कटाई होगा और फिर ये चावल बन जाता है। ठीक है, चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। जहां जलोढ़ मिट्टी ज्यादा देखने को मिलेगी ना, वहीं पे चावल ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। ठीक है, क्योंकि इसको 100 सेंटीमीटर से कम बारिश चाहिए, इसको पानी का वो चाहिए आर्द्रता के लिए, है ना। 25 सेंटीमीटर इसको तापमान चाहिए, उससे ऊपर ही। गेहूं, चलिए अब देखते हैं। तो ये रबी फसल है। तो गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। पहला खाद्यान्न फसल कौन सा हो गया? चावल। और भारत का अब दूसरा गेहूं। ऐसे ही बिहार का भी है कि चावल पहले नंबर पे, गेहूं दूसरे नंबर पे। अच्छा, ऐसे पूछा जाए कि भारत का रबी फसल में सबसे नंबर 1 पे खाद्यान्न फसल कौन सा है, तो गेहूं हो जाएगा, और खरीफ फसल में चावल हो जाएगा, और ऐसे फसल पूछा जाए बस तो चावल, गेहूं। ठीक है, जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो वहीं चावल के लिए देखिए 100 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत है, लेकिन उसके आधा में जो है गेहूं यानी रबी फसल जो है कपने में हो जाता है। तो 50 से 75 सेंटीमीटर अगर बारिश होती है वार्षिक, तो उसमें हो जाएगा। भारत की वार्षिक औसत वर्षा कितनी है? कहीं कहीं 114 मिलेगा, कहीं कहीं 125 मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 114 सेंटीमीटर, है ना। चलिए आगे दिया है देश। अब ये देखिए गेहूं है कैसे लगा हुआ है। ठीक है, गेहूं की कृषि की गई है यहाँ पे। अब चलिए अभी स्टार्टिंग किया गया, यानी कि कृषि की गई है तब वो बड़ा हुआ है गेहूं, अभी आगे उसका देखेंगे। में गेहूं उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र हैं, जैसे कि उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि गेहूं उगाने वाले जो मुख्य क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। तो उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान। ठीक है, एक तो गंगा सतलुज का मैदान हो गया, और एक हो गया दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कुछ भाग गेहूं पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं। ठीक है, अब मिलेट्स यानी कि आपके मोटे अनाज जो है देखिए 2023 को जो है यूनेस्को ने, यूएनओ ने जो है आपका क्या किया था, मिलेट वर्ष घोषित किया था। ठीक है, मोटे अनाज का वर्ष। ठीक है, अब देखिए देखते हैं। मोटे अनाज ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है। ठीक है, परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। उदाहरणतः रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। तो हमारे देश की जो है ज्वार तीसरे नंबर पे आती है खाद्यान्न फसल में। यह फसल वर्षा पर निर्भर करती है। अधिकतर क्षेत्रों
में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक ध्यान रखिएगा, आर्द्र क्षेत्रों में ही उगाए जाते हैं तो सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बना था कि मोटे अनाज की गुणवत्ता क्या है, तो उसमें ऑप्शन में था कि प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलते हैं, तो ये किसके हो गए, रागी के। और मोटे अनाज को कहा जाता है इसमें पोषक तत्व की मात्रा जो है अधिक होती है, तो ध्यान रखिएगा ये पूछा गया था, उसमें ऑप्शन में था पोषक तत्व की मात्रा जो है अधिक होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और रागी भी क्या है, मोटा फसल ही है, मोटे अनाज में ही आता है रागी, आपका ज्वार ये सब। तो मात्रा में इनमें क्या होता है, मोटे जो मिलेट्स होते हैं उनमें लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी जो है मिलती है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ये हमने देख ही लिया। चलिए आगे देखते हैं। सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि मोटे अनाज में कौन कौन से राज्य जो है मुख्य रूप से जाने जाते हैं, तो ये हो गया आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक है, राजस्थान भी मोटे अनाज के लिए जाना जाता है। अब चलिए बाजरा। ठीक है, बाजरा देखते हैं, तो यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। तो बाजरा कहाँ होता है, ब से बाजरा, ब से बलुआ और उथली काली मिट्टी पर। ठीक है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है और यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह से उगाई जाती है। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश है। तो ध्यान रखिएगा, रागी कौन कौन ज्यादा उत्पादित करता है, तो सबसे पहले नंबर पे है कर्नाटक। ठीक है, और बाजरा राजस्थान नंबर 1 पे है। आगे दिया है मक्का के बारे में, तो चलिए देखते हैं। मक्का यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों के रूप में प्रयोग होती है। यह एक खरीफ फसल है। तो आपसे पूछा जाए मक्का कैसी फसल है, तो ये खरीफ फसल है। ठीक है, अब देखिए ये बाजरे की कृषि हुई है यहाँ पे, और ये गेहूं की कृषि है। अब गेहूं जो है सबसे ज्यादा देखिए आपको पंजाब, हरियाणा इन सब चीज क्षेत्रों में जो है देखने को ज्यादा मिलता है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये किसके बारे में अभी देखेंगे, किसकी सेल्सियस की बात होगी, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, मक्का। ठीक है, मक्का के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो मक्का जो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेशों जैसे उच्च पैदावार देने वाली बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, तो मक्का में भी कर्नाटक आगे है। ठीक है, मक्का की कृषि देखिए ऐसे की जाती है ना। अब चलिए हम देखते हैं दालों के बारे में। तो आप सभी को पता है पल्स में जो है भारत विश्व में सबसे नंबर 1 पे आता है, सबसे बड़ा उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है। ठीक है, चलिए भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक यानी उत्पादन भी ज्यादा करता है और उपभोग भी ज्यादा करता है। यानी भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती हैं। तो लोग शाकाहारी जो है वो लोग प्रोटीन के मतलब प्रोटीन के लिए वो लोग क्या करते हैं, दालें लेते हैं। तो इसलिए जो है दाल का उपभोग भी ज्यादा होता है और उत्पादन भी ज्यादा होता है। तूर, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसल है। तो आप लोगों को पता ही है दलहनी फसल क्या होती है, उड़द हो गया, मूंग हो गया, मसूर हो गया, तुअर हो गया, ये सब जो है। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी दालें खरीफ में और कौन सी दालें रबी में उगाई जाती हैं? दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। एक चीज और याद रखिएगा कि दालों को जो है नाइट्रोजनीकरण जो है इसको नाइट्रोजन बढ़ाने के लिए मिट्टी में इसका उपयोग मतलब उगाया जाता है। दलहनी फसलें क्या होती है, नाइट्रोजन ज्यादा लेकर आती हैं। चलिए आगे दिया है, फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता उर्वरता को बनाए रखती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि किसको छोड़कर, आपको तुअर की दाल को छोड़कर, है ना। फसलें होने के नाते अरहर की दाल को छोड़कर आपको सभी जो है वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बढ़ाती हैं। ठीक है, अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन यानी रोटेटिंग में बोया जाता है। भारत के मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और
कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अब खाद्यान्न के अलावा अन्य खाद्य फसलें, तो चलिए गन्ना को देखेंगे। तो गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। तो ध्यान रखिएगा गन्ना क्या है, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। इसके लिए 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की रिक्वायरमेंट होती है। तो थोड़ा सा आप लोग सेल्सियस भी याद रखिएगा, जैसे मक्का का हमने देखा था अभी, है ना, चावल का देखा हमने, मक्का का क्या था 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चावल का आपका क्या था 25 डिग्री सेल्सियस, ऐसे आप याद रख लीजिएगा, थोड़ा बहुत गो थ्रू होकर रखिएगा। जैसे मक्का और गन्ना दोनों का एक ही है तो एक याद हो जाएगा, तो दोनों याद हो जाएगा। चलिए आगे दिया है, और इसके लिए बारिश की क्या जरूरत पड़ती है, तो 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है गन्ना। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है तथा इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट उठा के बन गया था कि गन्ना में जो है सबसे नंबर 1 पे कौन आता है। तो ध्यान रखिएगा, ब्राजील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, अभी भी यही है करंट में भी, ठीक है। यह चीनी, गुड़, खांड सारी और सीरा बनाने के काम आता है। तो आपका जो वो गन्ना है वो काहे काहे में यूज आता है, तो चीनी बनाने में, गुड़ बनाने में, और खांड सारी बनाने में, और सीरा बनाने में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना के मुख्य उत्पादन राज्य हैं। तो गन्ना में पूछा जाए तो देखिए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार। बिहार में पश्चिमी चंपारण जो है ना सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादित करता है, ठीक है। देखिए ये गन्ना है, ऐसे लगभग साल भर में ये तैयार होता है, ठीक है। आगे दिया है तिलहन। तो तिलहन के बारे में पढ़ते हैं। तिलहन 2018 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादन देश है। सन 2018 में तोरिये के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था, ठीक है। अभी मैंने डाल दिया है विश्व के भी खरीफ फसल में कौन से आगे हैं, ये मैंने करंट के जो है 2022-23 के डाल दिए हैं। तो आप लोग वीडियो डला है चैनल पे, आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे दे रहा है, देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं। तो लगभग 12% जो है ना उस पे खेती की जाती है तिलहन की, है ना। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी, अलसी मतलब होता है आपका और सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं। अलसी तीसी कहते हैं बिहार में इसको, ठीक है। अलसी जो होता है तीसी के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि तिलहन फसल में कौन कौन से आएंगे जिससे तेल बनाया जाएगा, है ना। तो कौन कौन से हो जाते हैं, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, तिल का तेल, सोयाबीन का तेल, अरंडी का तेल, बिनौला का तेल, अलसी का तेल, सूरजमुखी का तेल भारत में उगाया जाता है ना, ये सबको पता होगा। इनमें से अधिकतर खाद्य है और खाना बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। परंतु इनमें से कुछ तेल के बीजों को साबुन प्रसाधन यानी श्रृंगार के सामान में और उबटन उद्योग में भी कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मूंगफली खरीफ की फसल है तथा देश के मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से जो है आपका प्राप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा मूंगफली क्या है, खरीफ फसल है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब राज्य जो है कौन कौन से आगे हैं ये देखेंगे। ये देखिए मूंगफली, सूरजमुखी और सरसों के बारे में बताया गया है। तो ये क्या है, ये मूंगफली है, ठीक। ये आपका सूरजमुखी है और ये आपका सरसों का खेत है, ठीक है। चलिए आगे दिया है, गुजरात मूंगफली का प्रमुख उत्पादक है। तो गुजरात जो है मूंगफली में प्रमुख उत्पादक राज्य है। इसके अतिरिक्त राजस्थान और तमिलनाडु मूंगफली के अन्य मुख्य उत्पादक हैं। ये 2020 का डेटा है, मैंने 2023 का भी डेटा जो है वीडियो बना के डाल दिया है। अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। तो ध्यान रखिएगा ये अलसी और रबी की फसलें हैं। मूंगफली जो था क्या था, खरीफ की फसलें था, और वही अलसी और सरसों क्या है, रबी की फसलें हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिणी भारत में रबी की फसल है। अब ध्यान रखिएगा आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा दलहनी है जिसको उत्तरी भारत में खरीफ में माना जाता है और दक्षिणी भारत में रबी में माना जाता है। तो याद रखिएगा तिल है वो, ठीक है। तिल जो है ऊपरी खरीफ और नीचे जो है दक्षिणी भारत में रबी के नाम से इसको मतलब रबी फसल में उत्पादित किया जाता है, ठीक है। अरंडी खरीफ और रबी दोनों ही फसल ऋतुओं में बोया जाता है। अरंडी क्या है, ये भी तेल बनाते हैं इससे। तो खरीफ और रबी दोनों में ही इसको उपजाया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा वो तिल वाला जरूर याद रखिएगा कि उत्तरी भारत में खरीफ और दक्षिणी भारत में उसको रबी माना जाता है, ठीक है।
आगे देखते हैं चाय के बारे में। तो चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। तो आपको पता ही है रोपण कृषि जो है क्या है, वाणिज्यिक फसल उत्पादित करते हैं इसमें। तो चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत ले आए थे। आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। तो आपको याद रखना है, ठीक है, कि चाय जो है कहाँ उगाया जाएगा, तो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में, ठीक है। उसके बाद है चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ण, नम और पलार रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती हैं। चाय एक श्रम सघन उद्योग है, यानी इसमें श्रम की जरूरत पड़ती है। इसके प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए, ठीक है। मतलब इसको ज्यादा मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए, यानी कि आता हो अच्छे से, उसको कुशल कहते हैं। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियों बागानों में ही संसाधित की जाती है। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्र में असम, पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियां, तमिलनाडु और केरल है। तो चाय कहाँ कहाँ उत्पादित किया जाता है, आपने देख लिया यहाँ पे, असम, पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग, ठीक है, और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियां, तमिलनाडु और केरल है, ठीक है। तो ये जगहों पे जो है चाय उत्पादित किया जाता है। नंबर 1 पे असम आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे है, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है, ठीक है। 2018 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा चाय उत्पादक था। आज भी दूसरा बड़ा चाय का उत्पादक है। चीन जो है आज भी नंबर 1 बनाए हुए है चाय के उत्पादन में, ठीक है। अब देखते हैं कॉफी। चलिए, कॉफी, भारतीय कॉफी अपनी गुणवत्ता के लिए विख्यात है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफी पैदा की जाती है। तो कभी भी पूछा जा सकता है कि हमारे देश में जो है, भारत देश में किस किस्म की कॉफी उपजाई जाती है, तो अरेबिका किस्म की, ध्यान रखिएगा, अरेबिका, ठीक है। जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। तो ये कहाँ से लाई गई थी, यमन से लाई गई थी। इस किस्म की कॉफी की विश्व भर में अधिक मांग है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदन की पहाड़ियों से हुई है और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। तो ये भी क्वेश्चन बना था कि चाय कॉफी की जो खेती है कहाँ होती है मैक्सिमम, तो ये बाबा बुदन की पहाड़ी दिया हुआ था। तो ऑप्शन में यही था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये केरल, तमिलनाडु वगैरह में भी कॉफी की खेती की जाती है। कर्नाटक जो है कॉफी की खेती के लिए ज्यादा जाना जाता है, ठीक है। बाबा बुदन की पहाड़ियां आप देखेंगे कर्नाटक क्षेत्र में ही पड़ता है ना। अब बागवानी फसलें देखते हैं। तो पहला तो ये क्वेश्चन बना था कि फलों और सब्जियों की खेती को क्या कहा जाता है, तो वो क्या होती है, बागवानी फसलें होती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सन 2018 में बात कर रहा है ये, तो ये मत याद रखिएगा 18, कोई बात नहीं। भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा है। तो आज भी है ये, ठीक है, स्थान था। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादन करता है और हमारा जलवायु भी उष्ण और उपोष्ण कटिबंधियों में आता है। तो ध्यान रखिएगा, हम दोनों प्रकार की फसलों का उत्पादन करते हैं। भारतीय फलों जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के आम, नागपुर और चेरापूंजी मेघालय के संतरे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आम कहाँ का प्रसिद्ध है, यहाँ पे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के आम, नागपुर और चेरापूंजी के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, ठीक है। उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, आपको पता है मुजफ्फरपुर को जाना जाता है और जीआई टैग भी लीची मिला है, शाहपुरी लीची को, है ना। मेघालय के अनानास, मेघालय में अनानास उपजाया जाता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर तथा हिमालय प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट विश्व भर में इसकी बहुत मांग है। तो आपसे इस वाले पैरा से आपको ये भी पता चल जाएगा कि कहाँ पे जो है क्या चीज ज्यादा उगाया जाता है। जैसे देखेंगे मेघालय में अनानास, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में अंगूर ज्यादा देखने को मिलेगा, है ना। इस चीजों से क्या होता है, इसीलिए एक एक लाइन पढ़ना जरूरी है। चलिए, अब एक थोड़ा सा ऊपर में ये इमेज था तो हमने नहीं दिखाया था। तो देखिए चाय की खेती है ना ऐसे की जाती है ना। और आपका ये देखेंगे चाय की पत्तियों को जो है बड़ा हो जाता है तो ये कट करती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये देखिए क्या दिया है, अखरोट, सेब और अनार की खेती आपको दिखाया गया है। ये क्या है, ये अनार है, ये सेब का खेती हो रहा है और ये अखरोट ऐसे होता है, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। भारत का मटर, फूलगोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन और आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान है। तो हमारा भारत जो है फूलगोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन, आलू जो है आपका प्रमुख उत्पादन करता है, मतलब उत्पादित करता है अच्छे में। अब ये देखिए सब्जियों का जो है दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये है आप, ये आपका टमाटर है, ये बैंगन है और ये आपका फूल गोभी और एक मटर होगा इसमें से, ठीक है। ये मटर है, ये फूल गोभी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अखाद्यान्न फसलें देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखते हैं। अब अखाद्यान्न फसलें में कौन कौन आ जाएंगी, यानी कि जो खाया नहीं जाएगा, यानी कि रबड़। रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। तो रबड़ कहाँ की फसल है, तो भूमध्य रेखीय यानी कि विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र में जो है रबड़ ज्यादा उपजाया जाता है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। अब आपको यहाँ पे एक चीजें याद आ रही होंगी कि 25 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा धान के लिए था, ठीक है। तो वहां पे बस 100 बढ़ा दीजिएगा यहाँ पे, तो ये रबड़ फसलों के लिए हो जाएगा। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। रबड़ क्या है, कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। इससे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। तो गारो खासी जयंतिया मेघालय में पड़ता है, उसमें गारो पहाड़ियों में जो है रबड़ उत्पादित किया जाता है। मुख्य रूप से जो अगर नंबर 1 पे पूछा जाए रबड़ कहाँ उत्पादित होता है, तो केरल में होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। रेशेदार फसलें कहाँ उगाई जाती हैं, तो कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 प्रमुख मुख्य रेशेदार फसलें हैं। इनमें से पहली 3 मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती हैं और चौथा रेशम के कीड़े के कोकीन से प्राप्त होता है। तो कई बार ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि रेशम जो है कैसे प्राप्त किया जाता है, तो कीड़े के कोकीन से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे इसी के बारे में बात की जा रही है कि कोकीन से प्राप्त होता है रेशम, ठीक है, कीड़े के, और जो मलबरी पेड़ों की हरी पत्तियों पर फलता है। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन यानी कि सेरीकल्चर कहलाता है। तो सेरीकल्चर किसे कहते हैं, तो रेशम का जो है खेती की जाती है उसको कहते हैं सेरीकल्चर, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है, ठीक है। अच्छा पूछा जाए जो आपका रेशम के लिए बिहार में कौन सा जिला जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा सिल्क सिटी के नाम से। भारत का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है, तो भागलपुर को, ठीक है। और भागलपुर में है ना टसर सिल्क जो है उत्पादित होता है, जिसका जो है अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो है मांग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भागलपुर, ठीक है। अगला दिया है कपास, तो कपास भी देखते हैं। भारत को कपास के पौधों का मूल स्थान माना जाता है। सिंधु सभ्यता से ही कपास जो है उत्पादित किया जाता है। तो कपास का मूल स्थान कौन है, यानी जहां से वो जनरेट हुआ, जैसे गन्ना के लिए स्पेन माना जाता है वैसे ही कपास के लिए भारत माना जाता है, ठीक है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है और आज भी है। दक्कन पठार के शुरुआती भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है, तभी तो उसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी को। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई 210 पाला रहित दिन चाहिए, यानी 210 दिन में ये तैयार होता होगा, और खिली धूप की आवश्यकता होती है, यानी अच्छा धूप चाहिए। यह खरीफ की फसल है। तो आपसे पूछा जाए कपास जो है कौन सी फसल में आता है, तो खरीफ की फसल में आता है। अब ये देखिए कपास जो है उत्पादित हुआ है यहाँ पे, है ना। और इसे, अब देखिए क्या कहा जा रहा है, और इसे पक कर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं, ठीक है। तो याद रखिए कौन कौन से राज्यों में जो है आपका कपास उत्पादित किया जाता है। अब ध्यान रखिएगा जूट, है ना, जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। तो अभी के हाल ही के क्वेश्चन में पूछा गया था एग्जाम में कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, तो सुनहरा रेशा जो है जूट को कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहां हर वर्ष बाढ़ में आई नई मिट्टी जमा होती रहती है। इसके बढ़ने से समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। इसके बढ़ने के समय जो है ना उच्च तापमान की जरूरत पड़ती है, ठीक है। पश्चिम बंगाल सबसे नंबर 1 पे जूट उत्पादित करता है। बिहार तीसरे नंबर पे आता है, ध्यान रखिएगा। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और ओडिशा तथा मेघालय जूट के
मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इसका प्रयोग बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु, धागे, गलीचे और दूसरी दस्तकारी की वस्तुओं बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए इसका कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है ना, जूट ज्यादा बिहार में जो है पूर्णिया में उपजाया जाता है। ठीक है, इसकी उच्च लागत के कारण और कृत्रिम रेशों और पैकिंग सामग्री विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग कम हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, अब क्या है कि रेशम वगैरह का जो है आर्टिफिशियल आ गए हैं, तो उससे कम क्या मांग होएगा, कम, है ना। चलिए आगे दो रहा है प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, क्या क्या हुआ है। तो जैसा कि पहले बताया गया है कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हुआ है यानी रुका है, तथा इसकी गति मंद हो गई है। सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश के बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान खेती बाड़ी के लिए मॉनसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है। अब देखिए यहाँ पर ट्रैक्टर वगैरह जो है यूज किया जा रहा है ना। 60% से मतलब 60% से अधिक लोगों का आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ गंभीर तकनीकी एवं संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। तो लगभग 60% जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर है। स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी आदि समाप्त करने की प्राथमिकता दी गई। तो किया ही गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भूमि सुधार मुख्य रूप से कौन से योजना में था, मतलब मुख्य रूप से मतलब किया गया था उद्देश्य में, तो ये हो जाएगा आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य रूप से लक्ष्य था। ठीक है, याद रखिएगा। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बंटी जा रही थी, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य हो गया, तो चकबंदी भी किया गया है। भूमि सुधार के कानून तो बने, परंतु इनके लागू करने में ढील की गई। 1960 और 1970 के दशक में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति, आप सभी को पता है हरित क्रांति के बारे में, की शुरुआत की, तथा श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड। आपको याद रखना है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, वर्गीज कुरियन, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन फ्लड है ना, उससे संबंधित है। सेरिकल्चर हमने देख ही लिया, है ना। जैसे कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियां आरंभ की गई थी, परंतु इसके कारण कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहा। इसलिए 1980 और 1990 के दशक में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। तो 1980 से लेकर 1919 के बीच में जो है आपका भूमि विकास कार्यक्रम जो है शुरू किया गया था, जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी, आपने नाबार्ड सुना होगा, समितियां और बैंकों की स्थापना सम्मिलित थी इसमें। ठीक है, किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में शायद हुआ था ना, तो ध्यान रखिएगा 98 में जो है आपका किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी सरकार जो है चालू की हुई है ना, की भी शुरुआत की है, PAIS। अब ये देख लीजिए, ये क्या है, किसान जो है ट्रैक्टर से खेत जोत रहे हैं, ये नवीन तकनीक वगैरह यूज किए जा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो हमने वो देख ही लिया कि PAIS जो है स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर भी किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। MSP वगैरह भी आज देख रहे हैं, कृषि को बढ़ावा देने के लिए ही स्टार्ट किया गया है। किसानों के बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार भी घोषणा करती है। आप लोग पता ही होगा MSP वगैरह, है ना। अब ये देखिए, कह रहा है कि किसान पोर्टल के बारे में अगर आपको जानना है तो किसान पोर्टल वेबसाइट भी जारी की गई है। आपका ये देखेंगे हाइपर टेक्स्ट वाला का ये पे है farmer.government.in। ठीक है, तो ये क्या है, फार्मर होम डॉट ASPX भी एक या क्या है पोर्टल है, इस पे आप विजिट करके देख सकते हैं, किसानी के बारे में आप पढ़ सकते हैं। इस पे बागवानी, कृषि योजनाओं आदि के बारे में जानकारी एकत्र करें, पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के लाभों के बारे में चर्चा करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज दिया था, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि
रक्तहीन क्रांति किसको जो है विनोबा भावे ने कहा था, तो ध्यान रखिए इसको। थोड़ा अच्छे से देखिएगा, भूदान या ग्राम दान, ठीक है, एक ही बात है। भू का दान करना यानी भूमि का दान करना, या ग्राम का दान करना, ठीक है। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जिन्होंने अनेक सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रही की तरफ भाग लिया था, को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो पूछा जाए महात्मा गांधी ने, हिस्ट्री में पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने आध्यात्मिक उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था, तो आपको ध्यान रखना है वो कौन थे, विनोबा भावे थे, सबसे निष्ठावान आपके सत्याग्रही, ठीक है। तो पहले सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तीसरे कौन थे, तो ब्रह्मदत्त थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये पहले सत्याग्रही हो गए विनोबा भावे, है ना। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा था, यही कहा जा रहा था कि आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था उनकी गांधी जी कि ग्राम स्वराज अवधारणा, आपको पता है ग्राम स्वराज अवधारणा जो है आज भी आपको आर्टिकल 40 में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो वही कहा जाता है, गांधी के विचार का किस आर्टिकल में देखने को मिलते हैं, तो आर्टिकल 40 में देखने को मिलता है आपको, ठीक है, आर्टिकल। चलिए, ग्राम स्वराज अवधारणा में भी गहरी आस्था थी, यानी विनोबा भावे जो है ग्राम स्वराज अवधारणा में बहुत आस्था रखते थे। गांधी जी की शहादत के बाद उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की पदयात्रा की। एक बार जब वे आंध्र प्रदेश में एक गांव पोचमपल्ली में बोल रहे थे, तो कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी, ठीक है। कहाँ की बात हो रही है ये, पोचमपल्ली कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखिएगा, पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश, ठीक है। उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए वो लोग मांग किए, तो विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वायदा तो नहीं किया, परंतु उनको आश्वासन दिया कि यदि वे सहकारी खेती करे तो वे भारत सरकार से बात करके उनके लिए जमीन मुहैया करवा सकते हैं, ठीक है। आगे दिया है, अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए और उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। अब ये कौन है, रामचंद्र रेड्डी। तो ध्यान रखिएगा, पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में जब आपके विनोबा भावे आपके भाषण दे रहे थे, उस समय कौन व्यक्ति जो है उठकर 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ जमीन बांटने की पेशकश की थी, तो वो थे रामचंद्र रेड्डी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसे भूदान के नाम से जाना गया। अब उन्होंने भूमि दान की तो इसको भूदान कहा गया। बाद में विनोबा भावे ने यात्राएं की और अपना यह विचार पूरे भारत में फैलाया। तो कुछ जमींदारों ने, जो अनेक गांवों के मालिक थे, भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश भी की है। अब देखिए, भूमि दान जो है, भूदान आंदोलन किसने शुरुआत किया था, तो कई जगह आप लोग को, हम लोग भी जानते हैं कि विनोबा भावे ही जो ऑफिशियल आंसर माना जाता है, ठीक है। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं ये तो भाषण दे रहे थे, ठीक है, इन्होंने तो वायदा किया था ना, लेकिन स्टार्टिंग कौन करता है यहाँ पे, रामचंद्र रेड्डी करता है, लेकिन इनका नाम कहीं देखने को जल्दी नहीं मिलता है। हर जगह आपको मिलेगा कि भूदान आंदोलन किसने स्टार्ट किया, तो विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था। महात्मा गांधी के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे। दूसरे जवाहरलाल नेहरू। तीसरे ब्रह्मदत्त, है ना। अब ध्यान रखिए, उसी में क्या हो रहा है, ग्राम दान भी स्टार्ट हो जा रहा है, यानी कई भी गांव के मालिक जो है वो गांव ही दाव दे रहे हैं, ठीक, दान में दे रहे हैं। इसे ग्राम दान कहा जाए। परंतु कुछ जमींदारों ने तो भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा दान दिया था। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्राम दान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का नाम दिया गया था। तो एक तो इंग्लैंड की क्रांति थी, रक्तहीन क्रांति, लेकिन अगर भारत में जो है पूछा जाए रक्तहीन क्रांति किसे कहा जाता है, तो याद रखना है आपको, विनोबा भावे के द्वारा स्टार्ट किया गया भूदान ग्राम दान आंदोलन जो है रक्तहीन क्रांति है। ये अभी बीपीएससी टीचर के एग्जाम में पूछा गया था, हाल ही फिलहाल में, अभी का जो एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये चीजें जो है, इसीलिए मैंने ये चैप्टर जो है एक एक लाइन आप लोगों को पढ़ाया है। तो चलिए, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा ना, तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे क्या है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है, अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो आपको भी प्रतिक्रिया के रूप में देना चाहिए, है ना। चलिए, आगे जो है प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ ही लिया, तो प्रश्न तो ऑलरेडी बन जाएगा। वैसे भी एनसीईआरटी क्या करता है, एकदम लाइन फैक्ट टू फैक्ट उठा के प्रश्न बनाता है, ठीक है। वैसे ही आजकल बीपीएससी बना रही है, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए, बाय।